बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बात की थी वो हॉल मार्क्स ऑफ द कैंसर के बारे में बात की थी। हमारे पास टोटल 8 हॉल मार्क्स होते हैं किसके, कैंसर के। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास हम दो को ब्रीफली में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो कि हमारे पास क्या है, प्रोटो ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि हमारे पास कोई भी सेल जब डिवाइड करता है तो वो खुद ब खुद डिवाइड नहीं करता है। तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ होती है वो क्या होता है, स्टिमुलस होता है, जिसे हम लोग दूसरे लफ्ज़ों में ग्रोथ फैक्टर से भी जानते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो प्रोटो ऑन्कोजीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास लेट्स से ये हमारे पास क्या है, सेल है, और इस सेल के ऊपर क्या है, ये सेल का रिसेप्टर है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कौन आके बाइंड होता है, ग्रोथ फैक्टर, या जैसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। ये ग्रोथ फैक्टर हुआ, ये कहाँ पर बाइंड करेगा, अपने रिसेप्टर में, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, सेल डिवीजन हो गया। अच्छा, जितना ये सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं कि ग्रोथ फैक्टर आया, बाइंड किया, सेल डिवीजन हो गया, नहीं। इसके पीछे हमारे पास जीन रिस्पॉन्सिबल है। कुछ जीन जो है वो हमारे पास ग्रोथ फैक्टर जीन कहलाते हैं, कुछ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जीन होते हैं। ये जब बाइंड हो जाते हैं तो हमारे पास सिग्नल जनरेट होता है, उसके लिए भी हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन होते हैं। उसके बाद वो न्यूक्लियस में जाके न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन कराता है, उसके बाद हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये 5 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए, ब्लड सेल। तो हमारे पास ये 5 चीजें इन्वॉल्व हुई। पहला क्या, पहला ग्रोथ फैक्टर, सेकेंड हमारे पास क्या होगा, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, थर्ड कैटेगरी हमारे पास क्या होगी, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन, फोर्थ हमारे पास क्या होगी, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और फिफ्थ हमारे पास क्या होगी, प्रोटीन। और इस केस के अंदर हमारे पास क्या है, साइक्लिन्स, साइक्लिन्स जनरेट होंगे, ठीक है। तो हम वन बाय वन इसके बारे में बात करते हैं। तो ग्रोथ फैक्टर के अंदर जो हमारे पास जो जीन आते हैं उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ग्रोथ फैक्टर में हमारे पास जो आप लोगों को याद रखते हैं, जो आप लोगों की रोबिन्स के अंदर भी लिखे हुए, ग्रोथ फैक्टर के अंदर हमारे पास कौन कौन से लिखे हैं, एक हमारे पास है प्लेटिलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। इसके जीन का नाम क्या है, सिस जीन है, या इसको प्लेटिलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर जीन भी कहते हैं, ठीक है। तो जब भी इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, म्यूटेशन होगी, ठीक है। म्यूटेशन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हमारे पास 2 तरह की म्यूटेशन होती है, एक पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी तरीके की होती है, लेकिन हम लोगों ने जो यहाँ पर बात करनी है वो हमारे पास होगी, एक ड्राइवर म्यूटेशन होती है और एक हमारे पास पैसेंजर म्यूटेशन। तो जो हमारे पास कैंसर कोज करेगी वो ड्राइवर म्यूटेशन होती है, ओके। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो अगर हमारे पास प्लेटिलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर के जीन के अंदर क्या हुई, म्यूटेशन हुई, तो इट विल कोज द कैंसर, और उस कैंसर का नाम हमारे पास क्या होगा, एस्ट्रोसाइटोमा, एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है। ये आप लोगों ने याद करना है। और दूसरा हमारे पास होता है TGF अल्फा, ठीक है। TGF अल्फा हमारे पास जीन होता है, अगर उसके अंदर भी म्यूटेशन हो जाए तो हमारे पास क्या होगी, एस्ट्रोसाइटोमा ही वो भी कोज करेगा, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और तीसरा जो क्या लास्ट है जो आप लोगों ने याद रखना है, वो हमारे पास क्या है, हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। इसके अंदर अगर म्यूटेशन हुई तो ऑब्वियसली क्या होगा, हिपेटोसाइट है तो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो आप लोगों ने ये बातें याद रखनी है कि हमारे पास कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर, कौन कौन सी म्यूटेशन, उस म्यूटेशन के जरिए कौन कौन से हमारे पास कैंसर कोज करा रहे हैं। तो ग्रोथ फैक्टर के लिए आप लोगों ने जो याद करना है वो ये 3 है, प्लेटिलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, TGF अल्फा और हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी हमारे पास जो आती है वो क्या है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के अंदर जो आप लोगों ने याद करना है, तो एक आप लोगों ने जो याद करना है उसका नाम होता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की फैमिली, ठीक है। इसके अंदर जो आता है वो आप लोगों को पता भी है, एक हमारे पास आता है ARB1, ARB1 जीन, ठीक है। ARB1 जीन हमारे पास, इसके अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए तो वो क्या कोज कराएगा, ARB1 के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए तो हमारे पास वो लंग कैंसर कोज कराता है, ठीक है। अगर दूसरी कैटेगरी इसकी है ARB2, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है हमारे पास HER2 जीन,
ठीक है, HER2 जीन अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो गई तो हमारे पास ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। HER2 के अंदर अगर म्यूटेशन हो गई तो हमारे पास वो क्या कोज कराएगा, ब्रेस्ट कैंसर कोज कराएगा। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर हमारे पास किस वजह से होगा, HER2 जीन के अंदर अगर म्यूटेशन हो गई तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर होगा। ठीक है, अच्छा ये जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर होता है ये किसके थ्रू काम करता है, तो ये काम करता है हमारे पास इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ टायरोसिन काइनेस। टायरोसिन काइनेस की एक्टिविटी को इंक्रीज करके हमारे पास काम करवा रहा होता है। ठीक है, ये तो हमारे पास था एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की फैमिली में से। अच्छा दूसरा हमारे पास आता है, वो हमारे पास क्या होगा, देखिए एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी थी, दूसरी कैटेगरी हमारे पास क्या होगी, तो दूसरी कैटेगरी हमारे पास यहाँ पर आएगी रेड जीन। ठीक है, रेड जीन यहाँ पर हमारे पास आएगी। अच्छा रेड जीन जो हमारे पास नॉर्मली चाहिए होती है फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द एड्रीनल मेड्यूला एंड द थायराइड फॉलिकल। ठीक है, तो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमारे पास रेड जीन रिक्वायर होगी। अगर इसके अंदर म्यूटेशन होगी तो हमारे पास ये एक सिंड्रोम है, उसका नाम होता है MEN2 सिंड्रोम। MEN2 का मतलब क्या है, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया 2। ठीक है, MEN2 सिंड्रोम कोज कराएगा। अच्छा मैंने अभी आप लोगों को कहा कि हमारे पास क्या है, रेड जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द एड्रीनल मेड्यूला एंड द थायराइड। तो एड्रीनल मेड्यूला के अंदर ये जो कराएगा उसको हम लोग कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। क्या कहेंगे इसको, फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, ये हमारे पास एड्रीनल मेड्यूला के अंदर हो गया। और अगर ये हमारे पास थायराइड के अंदर कराएगा तो उसको क्या कहेंगे, मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। ठीक है, ये तो आप लोगों ने ये दो डिजीजेस याद करनी है। ठीक है, रेड जीन के अंदर हमारे पास ये आप लोगों ने याद करना, इट रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द एड्रीनल मेड्यूला एंड द थायराइड। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की फैमिली में से थी। अच्छा थर्ड कैटेगरी हम लोगों ने क्या कहा, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन। अच्छा सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन में हमारे पास बहुत सारी आती हैं, जो आप लोगों ने याद करनी है वो मैं बता देता हूँ। पहला हमारे पास होती है रास जीन हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास हो गया बी राफ हो गया, तीसरा हमारे पास हो गया बीटा कैटिनिन हो गया। ठीक है, और चौथा हमारे पास क्या हो गया, ABL जीन। सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन में आप लोगों ने ये चार याद करने, रास जीन हो गया, बी राफ जीन हो गया, बीटा कैटिनिन हो गया और ABL जीन, ये आप लोगों ने चार याद करने। ठीक है, तो रास की अगर मैं बात करूं, नॉर्मली हमारे पास सेल के अंदर रास जो होता है वो इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं रास इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होता है। अच्छा इनएक्टिव स्टेज में किसके साथ बाइंड किया होता है, तो हमारे पास ये बाइंड किया होता है GDP के साथ। किसके साथ बाइंड किया होता है, GDP के साथ। अच्छा हमारे पास ये जब एक्टिव में कैसे कन्वर्ट होगा, एक्टिव रास में कैसे कन्वर्ट होगा, जब हमारे पास क्या होगा, ग्रोथ फैक्टर अगर कोई आया, ठीक है ग्रोथ फैक्टर आया तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा GDP रिप्लेस बाय GTP। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्टिव स्टेज में आ जाएगा और ये दो पाथवे को एक्टिवेट करेगा। एक को हम लोग कहते हैं PI3 के या AKT पाथवे, PI3 के AKT पाथवे, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, रेफ या मैप काइनेस पाथवे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बात याद करनी है हमारे पास। अच्छा PI3 के किसको एक्टिवेट करेगा, AKT पाथवे को, और ये मैप काइनेस को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, इन दोनों के रिजल्ट में हमारे पास क्या होगी, सेल प्रोलिफरेशन होगी।
ठीक है। तो हमारे पास एक्टिव रास हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास रास इज कनेक्टेड विद द जीडीपी। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ग्रोथ फैक्टर एक दफा आया तो एक्टिव इनएक्टिव रास कन्वर्टेड इनटू एक्टिव रास, देन हमारे पास क्या होगा, इट विल प्रोलिफरेट दी सेल। ठीक है, एक दफा ग्रोथ फैक्टर आएगा, एक दफा प्रोलिफरेशन होगी। लेकिन अगर हम ग्रोथ फैक्टर को हटा दें तो हमारे पास इसके अंदर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जीटीपीएस एक्टिविटी की, इट विल अंडरगो हाइपोफॉस्फोराइलेशन, मतलब इसकी जीटीपीएस एक्टिविटी हमारे पास क्या होगी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, वो क्या करेगा, जीटीपी को ब्रेक करके दोबारा उसके साथ क्या बाइंड करा देगा, जीडीपी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से काम कर होता है। अगर ग्रोथ फैक्टर नहीं, अगर ग्रोथ फैक्टर कंटिन्यूसली आ रहा होता है तो हमारे पास ये क्या होगा, ये काम करा रहा होगा और सेल प्रोलिफरेशन होगी, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होंगे, कैंसर होगा। ठीक है। अच्छा, हमारे पास रास की 3 टाइप होती हैं जो कि आप लोगों ने याद करनी है। के रास, ठीक है, एच रास और एन रास। के रास, एच रास और एन रास। अच्छा, के रास के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए तो उसके जरिए हमारे पास होता है कोलोन कैंसर। ठीक है, नाम से के कोलोन, फोनेटिकली साउंड हमारे पास आ रहे हैं। देखें, के रास क्या कोज कराएगा, कोलोन कैंसर। एच रास हमारे पास क्या कोज कराएगा, किडनी या ब्लडर कैंसर, किडनी या ब्लडर कैंसर। ठीक है, तो ये बात है आप लोगों ने याद करनी है। और एन रास क्या कोज कराएगा, मेलानोमा कोज कराएगा अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो गई। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद करना है। हमारे पास ये पहली कैटेगरी थी रास की। अभी हम लोग बात करते हैं एबीएल जीन के बारे में। देखें, एबीएल जीन जो है ना, नॉर्मली हमारे पास ये क्या है, एक क्रोमोसोम नंबर 9 है। ये क्रोमोसोम नंबर क्या है, 9 है। तो एबीएल जीन नॉर्मली हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 9 में मौजूद होते हैं। अच्छा, एक क्रोमोसोम हमारे पास होता है क्रोमोसोम नंबर 22। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 22 में हमारे पास क्या होता है, बीसीआर जीन होता है। क्या होता है, बीसीआर जीन होता है। और यहाँ पर कौन सा होता है, हमारे पास एबीएल जीन होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, म्यूटेशन के जरिए हमारे पास यहाँ ट्रांसलोकेशन होती है। क्या होगी, ट्रांसलोकेशन होगी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर क्या है, 22। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एबीएल जीन की ट्रांसलोकेशन होगी, वो कहाँ जाएगा, 22 नंबर। ये नॉर्मली हमारे पास क्या है, बीसीआर है। यहाँ पर हमारे पास दोबारा क्या आ गया, एबीएल जीन आ गया। क्या आ गया, एबीएल जीन आ गया। तो हमारे पास यहाँ क्या होगी, फ्यूजन होगी, जिसको हम लोग कहते हैं एबीएल बीसीआर फ्यूजन जीन। क्या कहते हैं, एबीएल बीसीआर फ्यूजन जीन। ठीक है, इस क्रोमोसोम का दूसरा नाम भी होता है, इसको कहते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद करनी है कि हमारे पास फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्या होता है और इसके अंदर कौन सी ट्रांसलोकेशन होती है। तो इसको आप लोगों ने याद करना है, ट्रांसलोकेशन 9:22 होती है। ठीक है, ये कौन से क्रोमोसोम से कौन से क्रोमोसोम में होती है, 9 से 22 में होती है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद करनी है। अच्छा, एबीएल जीन हमारे पास क्या कराता है, अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो गई तो इसके अंदर अगर म्यूटेशन होगी तो ये हमारे पास कराएगा क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, और दूसरा क्या कराएगा, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ठीक है, तो हमारे पास ये दो, अगर हमारे पास एबीएल जीन के अंदर म्यूटेशन होगी तो हमारे पास सीएमएल होगा और एएलएल होगा। अच्छा, तो ये हमारे पास काम कैसे कर होता है, एबीएल जीन ये जो हमारे पास फ्यूजन हो गई, इट विल इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ टायरोसिन काइनेस। ये क्या कराएगा, टायरोसिन काइनेस की एक्टिविटी को क्या कराएगा, इनहेंस कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, कैंसर हो गया। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास एबीएल जीन इज नॉट रिलेटेड विद द टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी, but after fusion it will enhance the activity of tyrosine kinase activity which cause the cancer। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, हम लोग इन डिजीजेस के अंदर, इन कैंसर्स के अंदर क्या करते हैं, हम लोग ऐसी ड्रग्स देते हैं कि वो हमारे पास क्या करें, इस टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी को क्या कर दें, सप्रेस कर दें। तो हम एक ड्रग होती है, उसका नाम होता है, जो आप लोगों की रोबिन्स के अंदर भी लिखा हुआ है, उसका नाम होता है इमेटिनिब। इमेटिनिब हमारे पास एक ड्रग है, वो क्या करती है, टायरोसिन काइनेस की एक्टिविटी को स्लो डाउन करती है, जिसकी वजह से कैंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं टारगेटेड थेरापी। हमारा टारगेट क्या है, इस एंजाइम की एक्टिविटी को कम करना। तो हम लोग कैसे करते हैं, इसको कम करते हैं तो कैंसर खुद ब खुद क्या हो गया, कम हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, टारगेटेड थेरापी, टारगेटेड थेरापी।
तो आप लोगों से पूछा जा सकता है भाई व्हाट इज टारगेटेड थेरेपी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो कैंसर है, ये कैंसर इस पर क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। अगर हम इसकी एक्टिविटी को कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कैंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, हमारे पास टारगेटेड थेरेपी क्या होती है। और हमारे पास ये जो कैंसर है ये इस पर क्या है, डिपेंडेंट हो गया, क्या हो गया, डिपेंडेंट, या हम लोग कहेंगे ये अडिक्ट हो गया, इस चीज़ का एडिक्शन हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने ABL जीन के बारे में ये तमाम बातें याद करनी है, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, BRAF जीन। अच्छा, BRAF जीन हमारे पास क्या करता है, BRAF जीन हमारे पास, मैंने अभी आप लोगों को रास मैकेनिज्म का रहा था, वहां पर मैप काइनेस आया था। तो ये इट विल एक्टिवेट, ये इट विल इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ मैप काइनेस। अच्छा, मैप काइनेस क्या करता है, सेल की प्रोलिफरेशन कराता है, क्या कराता है, सेल की प्रोलिफरेशन कराता है। तो हमारे पास BRAF का यही काम है, मैप काइनेस की एक्टिविटी कराएगा, जो हमारे पास क्या कराता है, सेल की प्रोलिफरेशन कराएगा, ठीक है। तो और इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, अच्छा, अगर BRAF के अंदर म्यूटेशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, हेरी सेल ल्यूकीमिया हो गया, हेरी सेल ल्यूकीमिया। 100% इसकी क्या है, एसोसिएशन है इसके साथ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मेलानोमा भी हो सकता है, जो हमारे पास 100% तो नहीं है, हम कह सकते हैं 40% है उसकी एसोसिएशन, ठीक है। तो BRAF जीन के बारे में आप लोगों ने ये बात याद करनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, बीटा कैटिनिन। अच्छा, बीटा कैटिनिन कैसे काम करता है, ये हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जिसको हम लोग कहते हैं MEK, उसकी एक्टिविटी को इनहेंस करता है, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ MEK, ठीक है। ये न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और ये क्या कराएगा, हमारे पास सेल की प्रोलिफरेशन। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, बीटा कैटिनिन किसके थ्रू काम करता है, ब्रेव किसके थ्रू काम करता है, ठीक है। तो ये क्या कराएगा, सेल की प्रोलिफरेशन कराएगा। अच्छा, इसके अंदर अगर म्यूटेशन होगी तो क्या होगा, देखें, बीटा कैटिनिन हमारे पास कंट्रोल होता है, दो तरह के हमारे पास जीन होते हैं, एक को कहते हैं APC जीन, APC जीन, और दूसरा होता है हमारे पास E कैडहेरेंस जीन। ये दोनों क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, या हम लोग कहेंगे सप्रेस करके रखते हैं, किसको, बीटा कैटिनिन को। अगर इन दोनों जीन की क्या होगी, अंडर एक्टिविटी होगी, तो इसके जरिए हमारे पास क्या होगा, कोलोन कैंसर होगा, क्या होगा, कोलोन कैंसर होगा। तो ये बातें आप लोगों ने याद करनी है, बीटा कैटिनिन हमारे पास किससे रेगुलेट होता है, अगर उसकी अंडर एक्टिविटी या सप्रेशन होगी तो हमारे पास कौन सा कैंसर होगा। तो ये बातें आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। तो ये तीसरा हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन का। अभी हमारे पास चौथा जो आता है वो क्या है, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन, ठीक है। इसके अंदर हम जो आते हैं वो मिक जीन आता है, क्या आता है, मिक जीन, ठीक है। तो मिक जीन हमारे पास क्या करता है, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन कराता है, ठीक है। अच्छा, तीन तरह के हमारे पास मिक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास होता है सी मिक, ठीक है, एक हमारे पास होता है एल मिक, और एक हमारे पास होता है एन मिक, ठीक है। अगर सी मिक के अंदर म्यूटेशन होगी तो हमारे पास वो क्या कराएगा, बर्किट्स लिम्फोमा कराएगा, क्या कराएगा, बर्किट्स लिम्फोमा। और देखें, एल से लंग कैंसर कराएगा, ठीक है, और एन से क्या आएगा, न्यूरोफाइब्रोमा, न्यूरोफाइब्रोमा कोर्स कराएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये बात याद करनी है। हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास आप लोगों ने कौन से याद करना है, मिक की फैमिली याद करनी है, ठीक है। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आप लोगों के लेवल में हमारे पास यही याद करनी है। और आखिरी जो हमारे पास आता है वो क्या है, साइक्लिन आता है, ठीक है। पांचवी कैटेगरी क्या है हमारे पास, साइक्लिन। तो साइक्लिन हमारे पास कब प्रोड्यूस होते हैं, कब इनकी सिंथेसिस होती है, तो ये नॉर्मली हमारे पास प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ही हमारे पास बनते हैं। तो हमारे पास इस सीक्वेंस में ही आप लोगों ने याद करना है, जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ, साइक्लिन डी फॉलोड बाय ई फॉलोड बाय ए देन डी, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आप लोगों ने याद करना है। अच्छा, साइक्लिन करता क्या है, इट विल
कंट्रोल या रेगुलेट द साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, ठीक है, जो कि हमारे पास नॉर्मली सेल के अंदर मौजूद होते हैं, बट इन इनएक्टिव स्टेज इट विल एक्टिवेट दी क्या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस को ये क्या करता है, एक्टिवेट कराता है, ठीक है। तो हमारे पास सेल साइकिल, असल में हमारे पास सेल साइकिल जो है वो कितने फेसेस पर कंसिस्ट करती है, तो हमारे पास होता है G1 फेस फॉलोड बाय S, उसके बाद G2 देन M फेस, ठीक है। तो ये एक साइकिल चलती रहती है, फिर एम के बाद दोबारा प्री ग्रोथ फेस आएगा, फिर सिंथेटिक फेस आएगा, फिर ग्रोथ 2 फेस आएगा, फिर एम फेस, ये साइकिल चलता रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास जो साइक्लिन डी है, सबसे पहले कौन सा होगा, हमारे पास साइक्लिन डी की सिंथेसिस होगी, जो कि हमारे पास होती है, साइक्लिन डी की सिंथेसिस होती है मिड जी नोड फेस में। ये आप लोगों की बुक के अंदर पॉइंट लिखा होता है, तो हमारे पास ये मिड जी नोड के अंदर ये होगी, तो वो सेल क्या होगा, वो एक्टिवेट कराएगा किसको, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस को, ठीक है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के हैं। साइक्लिन डी जो है वो किसको रेगुलेट करता है, साइक्लिन डिपेंडेंट 4 और 6 को। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस 4 और 6 को कौन रेगुलेट करता है, साइक्लिन डिपेंडेंट डी सॉरी, और ई किसको रेगुलेट करेगा, 2 को, साइक्लिन डिपेंडेंट 2 को, और ए किसको रेगुलेट करेगा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस 2 को, और बी किसको करेगा, 1 को, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी आप लोगों ने याद करनी है। अच्छा, तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस जो है 4 और 6 एक्टिवेट होंगे सबसे पहले, ठीक है। और ये क्या कराते हैं, ये हमारे पास आरबी जीन रेटिनोब्लास्टोमा, ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो क्या कराएगा, उसकी इनहिबिशन कराते हैं ये लोग, ठीक है। देन हमारे पास सेल साइकिल कैरी ऑन होगी। तो आप लोगों ने ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना इसी फॉलोड सीक्वेंस में याद करनी कि हमारे पास साइक्लिन, कौन सा साइक्लिन सबसे पहले बनेगा, ठीक है, और ये किस किस को रेगुलेट करेगा, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है। सबसे पहले साइक्लिन डी, देन ई, देन ए और देन बी, ठीक है। और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस कौन कौन से होंगे, सबसे पहले साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस 4 और 6, और देन 2 और देन 1। ये सारा का सारा हमारे पास क्या था, साइक्लिन के बारे में था। अच्छा, मैं साइक्लिन जो है वो हमारे पास रेगुलेट करते हैं किसको, सेल साइकिल को, ठीक है, तभी इसका नाम साइक्लिन है। अच्छा, साइक्लिन जो है वो किसको एक्टिवेट कराएगा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस को। अच्छा, हमारे पास कुछ ऐसे भी हम कहते हैं, हमारे पास जीन होते हैं जो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस को, ठीक है। तो उनकी हमारे पास 2 कैटेगरी होती हैं। अच्छा, अगर साइक्लिन डिपेंडेंट डी के अंदर म्यूटेशन होगी तो ये मेंटल लिम्फोमा कोज करेगा, मेंटल लिम्फोमा, ठीक है। ये आप लोगों की बुक में लिखा हुआ था, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने क्या कहा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस इनहिबिटर हमारे पास 2 कैटेगरी के होते हैं। एक वो जो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक होते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं सिप के फैमिली से हमारे पास ये बिलोंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक का क्या मतलब है, ये नॉन स्पेसिफिक का मतलब किसी भी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस को ये क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे। लेकिन स्पेसिफिक में क्या होगा, स्पेसिफिकली हमारे पास ये कंट्रोल करेंगे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस 4 और 6 वाले को, या हम लोग कहेंगे साइक्लिन डिपेंडेंट जो है 4 और 6 या साइक्लिन डी को ये क्या करेंगे, कंट्रोल कर रहे होंगे, ठीक है, इनहिबिट कर रहे होंगे। नॉन स्पेसिफिक में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, P21, P27, P57, ठीक है। और हमारे पास स्पेसिफिक में जो आ रहे होते हैं उसमें हमारे पास होता है P15, P16, P18 और P19। तो ये दोनों कैटेगरी आप लोगों ने याद करनी है हमारे पास। अच्छा, P15 जो होता है वो किसके जरिए कंट्रोल में होता है, तो हमारे पास P53 इसे कंट्रोल कर होता है, ठीक है। और ये हमारे पास किसके थ्रू कंट्रोल होता है, TGF बीटा के थ्रू, ठीक है। ये बातें आप लोगों ने याद करनी थी। तो इट्स होल अबाउट प्रोटोऑन्कोजीन। प्रोटोऑन्कोजीन इज जस्ट लाइक अ एक्सेलरेटर ऑफ द कार, ठीक है। क्या मतलब इसका मीन्स क्या, अगर ये हमारे पास क्या कराएगा, ग्रोथ को इंक्रीज कराएगा, सेल की प्रोलिफरेशन कराएगा। सेल की प्रोलिफरेशन और सेल की डिफरेंशिएशन कौन से जीन कराते हैं, प्रोटोऑन्कोजीन। अगर इसके अंदर हमारे पास क्या है, म्यूटेशन हो जाए तो ये हमारे पास क्या कोज करेंगे, प्रोटोऑन्कोजीन कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑन्कोजीन। और ये क्या हमारे पास क्या करा देंगे, कैंसर। ऑन्कोजीन का मतलब ही क्या है,
वो जीन जो हमारे पास कैंसर कोज कराए उन्हें ऑन्कोजीन कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटो ऑन्कोजीन हमारे पास देखें इस जस्ट लाइक एन एक्सीलरेटर ऑफ द कार। अगर हमारे पास एक एक्सीलरेटर क्या हो जाए, मीन्स कि अगर हमारे पास एक्सीलरेटर खराब हो जाए तो क्या होगी, गाड़ी रुकेगी नहीं, तो हमारे पास कन्वर्टेड इनटू दी ऑन्कोजीन, ठीक है। तो ये बात है आप लोगों ने याद करनी थी। अच्छा, प्रोटो ऑन्कोजीन हमारे पास अगर म्यूटेटेड हो जाए तो ये किस कंडीशन में होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है। किस में होता है, हेट्रोजाइगस। अगर एक भी ब्रेक खराब हो गई, ठीक है, तो सॉरी ब्रेक कह रहा हूँ, एक्सीलरेटर खराब हो गई तो हमारे पास सेल क्या हो गया, उसकी रेस जो है वो इंक्रीज होती रहेगी, तो हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाएगा, रुकेगी नहीं, तो हमारे पास कैंसर कोज करा देगा, ठीक है। तो ये होल अबाउट हमारे पास किसके बारे में था, प्रोटो ऑन्कोजीन। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। बहुत टिपिकल लेक्चर था तो इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। होप सो आप लोगों को ये क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।